खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। यह बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे साथ देश भर के रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर से हमें रूबरू कराते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहने वाली है, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और खबर हो, आप तक हमारे रिपोर्टर पहुंचाएंगे इन तमाम चीजों को लेकर पल पल की अपडेट। साथ ही हम उनसे करेंगे चर्चा और आज क्या कुछ होने वाला है, किन किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं, 4 अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राधा कृष्ण हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, शिव त्यागी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, अरविंद राजस्थान के जयपुर से और इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून से सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं, देवभूमि उत्तराखंड से आज क्या बड़ी खबर है आपके पास? क्योंकि कोरोना का संकट है पूरे देश पर, ऐसे में उत्तराखंड भी इससे पीछे नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शंकर आप, चूंकि उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की यदि हम बात करें और आज की हम लेटेस्ट बात करें तो निश्चित तौर पर जो कोरोना के संक्रमण का कहर उत्तराखंड में बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, सरकारी तंत्र की चिंता बढ़ा दी है और खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। चूंकि एक दिन में 15 केस का सामने आना कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ समय पहले ही एक बयान देकर ये बता चुके हैं कि जैसे ही प्रवासी उत्तराखंड लौटेंगे तो निश्चित तौर पर जो कोरोना संक्रमितों की तादाद है उसमें इजाफा होगा और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर किया जा सकता है शंकर। यदि हम क्वारंटाइन किए जाने वाले लोगों की बात करें, प्रवासियों की बात करें जो बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो यदि इनको मैदानी क्षेत्रों में हम क्वारंटाइन कर देते हैं और यहां इनकी यदि सैंपलिंग हो जाती है तो इसको पहाड़ से जाने से रोका जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप यदि हम बात करें कुमाऊं क्षेत्र की हम बात करें तो हल्द्वानी एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में प्रवासियों का क्वारंटाइन किया जा सकता है, उनकी देखरेख की जा सकती है। इसके अलावा यदि हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें तो गढ़वाल जाने वाले जितने प्रवासी हैं उनको यहां पर क्वारंटाइन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से तादाद बढ़ रही है और शतक पार कर दिया कोरोना संक्रमणों के आंकड़े ने, तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और व्यवस्थाओं को और बेहतर करना है और जो सैंपलिंग हो रही है उस सैंपलिंग के दायरे को भी और ज्यादा बढ़ाया जाना जरूरी है। जी शंकर। अच्छा सोनू, उत्तराखंड में क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या स्थिति है? क्योंकि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? दूसरा सवाल यह है कि बाकी राज्यों से अगर हम तुलना करें तो उत्तराखंड की स्थिति बेहतर है, तो ये कैसे संभव हो पाया? 30,000 प्रवासी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में करीबन 1 लाख के करीब जो प्रवासी हैं वो उत्तराखंड लौटे हैं और ये बाहरी प्रांतों से लौटे हैं, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, ऐसी जगह से लौटे हैं जिनका सैंपल हुआ है तो उसमें कोरोना संक्रमण पाया गया है। अब ऐसी स्थिति में सरकार क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, आप जानते हैं उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर स्कूलों को, धर्मशालाओं को और जो पंचायत घर हैं, ऐसे स्थानों को क्वारंटाइन करने के लिए चयनित किया गया और इसके लिए अधिकार जो दिया गया है वो ग्राम प्रधान को दिया गया है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी मुकम्मल नहीं हो रही हैं, लोग जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के जो डीजीपी हैं, जो डीजी कानून व्यवस्था है, वो भी बार बार अपील कर रहे हैं कि क्वारंटाइन के नियमों का पूरी तरह से लोगों को पालन करना चाहिए वरना पुलिस मुकदमा करेगी। तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर किया जाना जरूरी है। टिहरी से एक ऐसा मामला आया था जहां क्वारंटाइन सेंटर में एक बुजुर्ग महिला की डेथ भी हो गई थी। हालांकि उसकी डेथ की वजह जो है वो कोरोना नहीं थी, उसको दूसरी बीमारी थी। बावजूद इसके सरकार जो दावे कर रही है, सरकार और सरकारी सिस्टम जो कह रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की जरूरत है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, सबका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहे और उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य है वो भी उत्तम बना रहे।
बिल्कुल, और इसीलिए प्रयास भी सोनू सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और कुछ हद तक हमें लगता है कि इसमें कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अब सीधे उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से राधाकृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधाकृष्ण, वैसे तो कोरोना का जो आंकड़ा है पूरे देश भर में 1 लाख को क्रॉस कर चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है, मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि कल से जो सियासी ड्रामा बसों को लेकर है, वो मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। आज की क्या बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से? शंकर, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा है वो मौसम के पारे से ज्यादा तेजी से चढ़ रहा है और कल से लगातार जिस तरह से सियासत गर्म हुई है और वो कहीं से रुकने का नाम नहीं ले रही, रात हो या दिन हो, चिट्ठियों का जो एक चिट्ठियों का हमला है वो लगातार जारी है। रात के 2 बजे भी चिट्ठियां आती हैं, रात के 3 बजे भी चिट्ठियां आती, दिन दोपहर चिट्ठियों का सिलसिला जारी है और ये दोनों तरफ जारी है। एक नई चिट्ठी, कल तक की जो चिट्ठियां थी वो सबको पता, आज एक नई चिट्ठी कांग्रेस की तरफ से फिर से आई है। उसके बारे में बता दूं, अब एक चिट्ठी कांग्रेस ने दी है कि हम आगरा राजस्थान बॉर्डर पे नगला चढ़ी में हम बसों के साथ रुके हुए हैं और वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है और हम अभी भी वहां इंतजार कर रहे हैं अपनी बसों के साथ। हमें आगरा प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश की सीमा में आने की, हमें अनुमति दी जाए ताकि हम गाजियाबाद, नोएडा, जहां भी वहां पहुंच सके और वहां से मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद कर सके। और कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम भी दिया, एक टाइमलाइन भी दी है कि हम 4 बजे तक इंतजार करेंगे आगरा की सीमा पे और उसके बाद ही कोई अन्य विकल्प देखेंगे। तो ऐसे में एक तरह से कांग्रेस ने दोनों चीजें वो कर दी। 4 बजे तक वो इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद अगर 4 बजे तक उनको अनुमति नहीं मिली तो वो क्या कदम उठाएंगे, किस तरह का वो करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे या किस तरह से वो करेंगे, रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन 4 बजे की एक टाइमलाइन तय कर दी है कि 4 बजे तक हम इंतजार करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरोप लगाया है कांग्रेस पे कि 200 जो बसों का बेड़ा, उन्होंने जो बसों की लिस्ट सौंपी थी उसमें 200 से ज्यादा वाहन फर्जी नंबर या फर्जी या गलत फिटनेस वाले पाए गए हैं। इसके अलावा 150 ऐसे वाहन हैं जो बसों में दर्ज हैं लेकिन वो 3 व्हीलर, एम्बुलेंस और ऑटो इस तरह के हैं। तो उन्होंने कहा एक तरह से कि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कांग्रेस पूरी तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पर जवाबी हमले के लिए कल अपने 4 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। उसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी हैं, महेंद्र सिंह हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह उतर पड़े हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से जो एक जवाबी कार्रवाई है ना, इसमें ये केवल सियासत रह गई है। मजदूर कहीं उसमें गुम हो गए हैं, मजदूरों की समस्या गुम हो गई। मजदूरों के बारे में जो सोचना चाहिए था, जो मजदूर है वो उसी बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं, वहीं धूप में पड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी सियासत का डोर टूटेगी और कब उनके लिए सफर शुरू होगा और वो अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। तो एक मजदूरों की जो मजबूरी है वो उनके साथ है, उनका पीछा नहीं छोड़ रही। शंकर, एक चीज और बता दें कि जिस तरह से जो ये सियासत जो शुरू हुई, वो एक औरैया में जो दुर्घटना हुई थी मजदूरों की, जिसमें 26 मजदूर मारे गए, तो उसके बाद से ही ये सिलसिला जोर पकड़ा। लेकिन सियासत शुरू हो गई, बसों को लेकर के वार प्रत्यावार शुरू हो गया, लेकिन मजदूरों की दुर्घटना में मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। आज इटावा में एक ट्रक और टेम्पो में एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद 6 मजदूरों की मौत हो गई, 11 घायल हैं। कानपुर हाईवे पे 2 ट्रक आमने सामने से लड़े जिसमें एक ट्रकों में श्रमिक थे, उसमें से 11 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें कानपुर भर्ती कराया गया है। इस तरह से दुर्घटनाओं का दौर चल रहा है और श्रमिक कहीं न कहीं लगातार हताहत हो रहे हैं, लगातार अपने झेल रहे हैं, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं, सियासत जारी है। दूसरी चीज आपको कोरोना पे अपडेट कर दूं, कोरोना की स्थिति उत्तर प्रदेश में अब चिंताजनक हो गई है जी। और कोरोना के जो हालात हैं, वो जो कल जो सबसे ज्यादा आंकड़ा 323 मरीज मिले हैं उत्तर प्रदेश में, वो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है एक दिन में 323 मरीज आने का, जिसमें भी 50 मरीज बस्ती जिले से आए हैं। वो बस्ती जिला थोड़े दिन पहले तक ग्रीन जोन में था। जो 50 मरीज एक साथ बस्ती से मिलने से प्रशासन परेशान है, सरकार हरकत में आई है, बस्ती में आला अफसर भेजे हैं और बस्ती में शायद एक नोडल अधिकारी भी आज भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो छोटे जिले हैं, जो ग्रामीण इलाके, वहां से मरीजों का जो निकलना है, वहां से मरीजों को जो पॉजिटिव आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, वो चिंता बढ़ा रहे हैं, वो सरकार के लिए परेशानी का सबब हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये सरकार पहले भी कह रही थी और ये केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई थी कि हमें कोरोना को ग्रामीण इलाकों में पहुंचने से रोकना है, लेकिन अब वो ग्रामीण इलाके ही कोरोना का सबसे बड़ा गढ़ बनते दिख रहे हैं, जिसके कारण चिंता बढ़ गई है।
दूसरी चीज, एक आज कल से उत्तर प्रदेश में बाजार खुलने जा रहे हैं और सरकार ने फैसला किया है कि उसमें केवल सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और इनको धार्मिक स्थल छोड़ के बाकी सभी बाजार या अन्य चीजें खोल दी जाएंगी। उसके लिए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है बाजारों को खुलने का, कि एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी सड़क के और दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी सड़क के। इसके लिए चार्ट जारी किया गया है और कुछ प्रतिबंध जारी किए गए हैं कि 60 साल से उम्र से ज्यादा के लोग बाजार में नहीं जा सकेंगे, गर्भवती महिलाएं बाजार नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा सैलून भी खोल दिए गए हैं, कल से सैलून भी खुलेंगे। तो सैलून के लिए वो किया गया है कि बनाया गया नियम, सैलून में केवल एक आदमी एक समय में होगा और जो आदमी सैलून जाएगा उसके नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर दर्ज होगा और उसका एक पहचान पत्र कोई भी जो वो होगा जिससे वो प्रमाणित कर सके, वो दुकान में देना होगा। इसके साथ ही ये जो बाजार जो खुले, बाजारों में रेस्टोरेंट खोल दिए गए। रेस्टोरेंट के लिए एक प्रतिबंध लागू किया गया है कि जो रेस्टोरेंट हैं उनके जो किचन है उनमें सीसीटीवी कैमरा लगेगा जिसपे पुलिस और प्रशासन की नजर होगी, जिसके जरिए वो किचन में देख सकेंगे कि किस तरह से खाना बन रहा है और उसको वहाँ रेस्टोरेंट में कोई नहीं खाना खा सकेगा और वो केवल ऑनलाइन डिलीवरी ही होगी। तो इस तरह से एक तरह से उत्तर प्रदेश, एक तरफ देखिए उत्तर प्रदेश में सब चीजें सामान्य करने की कोशिश हो रही, दूसरी तरफ सियासत है और मजदूर है। तो एक तरह से बड़ी बिल्कुल, ये वाकई हम देख रहे हैं कि सियासत इस मामले पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल सियासत करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं। अगर वाकई राजनीतिक दलों को मजदूरों की चिंता है, उनके हितों की चिंता है, तो शायद उनको आज ही इस पर राजनीति बंद कर देनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे दिल्ली और राजस्थान, दिखाएंगे वहां की बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलग अलग जगहों से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें क्या हो सकती है उसकी जानकारी दे रहे हैं। अब सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। शिव त्यागी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीधे हमारे साथ। शिव, क्या खबर है आज राजधानी दिल्ली से बड़ी? राजधानी दिल्ली में जो श्रम कानून में जो बदलाव किया गया था उसको लेकर 300 से ज़्यादा जगहों पे राजधानी दिल्ली के अंदर विरोध किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पे इसका विरोध जाहिर करेंगे और उनका कहना है कि जिस तरीके से श्रम कानून में बदलाव किया गया है उसको कहीं ना कहीं जो है मजदूरों को लेके, श्रमिकों को लेके सबसे बड़ी यहाँ पे बदलाव करने के जो उनको नुकसान होगा, जिसको लेके DTC कार्यालय सहित तमाम जगहों पे इसका विरोध देखने को मिलेगा। और 10 बजे के बाद से तमाम जगहों पे जो इस संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो इकट्ठा होंगे और अपना विरोध जो है वो जाहिर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो अहम कदम है वो जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच में जो बसों को लेकर घमासान चल रहा है, ऐसे में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है अनिल चौधरी की तरफ से भी CM अरविंद केजरीवाल को 300 बसें चलाने का एक प्रस्ताव भेजा गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार जो राजधानी दिल्ली से जो श्रमिक है वो पलायन कर रहे हैं और ऐसे में उन श्रमिकों की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा 300 बसें चलाने का एक प्रस्ताव है, जिसमें उनको इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रमिक है उनकी मदद की जानी चाहिए। क्योंकि पिछले दो दिन से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और लगातार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जो ट्विटर और पत्र का जो है वॉर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं अनिल चौधरी, उनके द्वारा भी दिल्ली CM को भेजा गया है प्रस्ताव कि ऐसे में जो बसें हैं उनको चलाया जाए और ऐसे में अब देखना होगा कि उनकी तरफ से किस तरीके का जवाब आता है। लेकिन फिलहाल लगातार जो अगर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 275 से पार हो चुका है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एक्टिव मरीज हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो लगातार 3 दिन में करीब 40 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज गौतम बुद्ध नगर के अंदर आए और ऐसे में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन के लिए जरूर है, क्योंकि लगातार जो गौतम बुद्ध नगर नहीं है, आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि मरीज जो है वो ठीक भी हो रहे हैं इलाज के बाद। अब सीधे राजस्थान का रुख कर लेते हैं, अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद,
क्या है राजस्थान की आज खबरें, क्योंकि दिल्ली में अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 के बाद कुछ छूट दी गई है, धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है जिंदगी को, लेकिन राजस्थान में क्या स्थिति है, क्या खबर है आज की? देखिए, राजस्थान में जो लॉकडाउन 4.0 है उसके तहत कई छूट दी गई थी और लॉकडाउन के फेज 3 में काफी छूटें यहां पर दे दी गई थी और अब लॉकडाउन का चौथा चरण इसमें चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आम रोजमर्रा की जो जिंदगी है, लोगों की जिंदगी है, उसको कहीं ना कहीं पटरी पर लाया जाए, क्योंकि औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो काफी प्रभावित हुई हैं। ऐसी स्थिति में अब लगातार कोशिश की जा रही है कि जो जन सामान्य का जो जीवन है उसको सामान्य यहाँ पर किया जाए, क्योंकि कई महीनों का जो लॉकडाउन रहा है, करीब 2.5 महीने का जो लॉकडाउन रहा पीरियड में जो लोग रहे हैं, तो उसके बाद में अब जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको पटरी पर लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लगातार जो कोरोना के केसेज हैं वो सामने आ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 7 दिन की बात करें राजस्थान में, तो पिछले 7 दिन में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक दिन का पहले का जो रिकॉर्ड है वो अगले दिन टूट रहा है। जैसे 7 दिन की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले 202 केस आए, उसके बाद 206, उसके बाद 2 दिन तक लगातार 213 केस आए, फिर 242 केस आते हैं और फिर 305 केस एक दिन आते हैं। और कल का जो आंकड़ा है वो काफी गंभीर है, 338 मामले एक ही दिन में यहां पर आए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या यहां पर दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है, डूंगरपुर और पाली जो 2 छोटे जिले हैं वहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय यहां पर बना हुआ है। हालांकि कल के लिए राहत की बात जयपुर में ये रही कि जयपुर में महज 17 ही जो पेशेंट्स थे वो यहां पर पॉजिटिव मिले, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है वो कल भी करीब 5 लोगों की यहां पर मौत हुई है और उसके बाद में जो मरने वालों की संख्या है वो यहां पर 143 हो गई है। और शंकर, आपको बताना चाहेंगे कि हालांकि जो रिकवरी रेट है वो राजस्थान की काफी अच्छी है और रिकवरी में 3,337 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं और उनमें से 2,928 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 2365 जो केसेज हैं वो इस वक्त एक्टिव केस कि जो माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनके कारण ये जो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उनकी जो संख्या है वो 888 यहां पर हो चुकी है। तो वहीं सबसे ज्यादा यदि केसेस की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 1640 केसेज हैं और उसके बाद में कल जिस तरह से डूंगरपुर में और पाली के अंदर जिस तरह से लगातार जो मामले हैं कल यहां पर सामने आए वो एक चिंता का विषय है। डूंगरपुर में 87 मामले आए हैं और इसके साथ जो संख्या बढ़कर वो 211 यहां पर हो चुकी है। तो वहीं यदि पाली की बात करते हैं तो पाली में 77 केसेज आए हैं और 209 मामले यहां पर हो चुके हैं। साथ ही जोधपुर, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है, गृह जिला है, वहां पर लगातार जो मामले हैं वहां पर भी बढ़ रहे हैं। हालांकि कल के लिए एक राहत की बात रही कि वहां पर 39 मामले सामने आए, लेकिन बड़ी संख्या में ये मामले भी कल सामने आए। लेकिन उससे पहले जिस तरह से लगातार जो संख्या बढ़ रही थी उस पर कुछ अंकुश यहां पर लगा और 1110 केसेस अब तक यहां पर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ अच्छी बात ये कही कि जो रिकवरी रेट हमारा वो भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ चलते हैं सीधे, वहां की क्या बड़ी खबर है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बताइए क्या वहां पर है आज दिन भर की बड़ी खबरें? शंकर, यहाँ पे अगर आप बात करें तो किसान और मजदूर किसके हैं इसकी होड़ लगी हुई है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, और एक तरह से ऑफर भी चल रहा है कि हम इतना दे रहे हैं और आप इतना दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। नुकसान की अगर हम बात करें तो अव्यवस्थाएं हो रही है कि केंद्र सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी ओर 21 मई को छत्तीसगढ़ सरकार जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की जा रही है। किसानों के लिए एक अच्छी पहल है सरकार के माध्यम से। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से बाहर हो गई है उसको पटरी में लाने की एक बड़ी कवायद है, जिसमें 4 आसान किस्तों में 5700 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों के खाते में डालेगी। जो अलग अलग गन्ना का फसल, मक्का के फसल, धान के फसल के लिए 19 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। वहीं दूसरी ओर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो लगातार वो भी संख्या बढ़ती जा रही है। जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं इसमें आरोप भी लग रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से कि जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पे काफी अव्यवस्थाओं का आलम है और मुकम्मल तौर पर व्यवस्थाएं नहीं की गई है। कल के दिन में बलौदाबाजार जिले से घटना आई थी जहां क्वारंटीन सेंटर में एक युवक जो है फांसी लगाने की कोशिश की गई थी। अफरा तफरी में हड़कंप मच गया था। हालांकि प्रशासन ने बाद में सिचुएशन को संभाल लिया। दूसरी ओर जो एक पहले भी आरोप लगाए जा रहे थे कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं वहां पे जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं वहां पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। कई मजदूरों को जो है
बगैर टेस्टिंग के ही भेजा जा रहा है, जिसका ही नतीजा है कि कल तक जो 3 से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या होती थी वो आज बढ़ के 41 हो गई। वही दूसरी ओर पूर्व सीएम अजीत जोगी की बात करें तो 10 दिन से लगातार आज भी वो कोमा में है और उनके हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। डॉक्टर अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। इसके अलावा अरविंद आपका भी शुक्रिया, शिव त्यागी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राधाकृष्ण आपका भी शुक्रिया, देहरादून से सोनू हमारे साथ जुड़े थे, सोनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।